कवि कहता है कि चंदन सा बदन चंचल चितवन और धीरे से तेरा ये मुस्कुराना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। वाह 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 वाह। लेकिन मैं पूरा दोष देती हूँ चंदन, चंचल और चितवन को, जिन्होंने मुझे दीवाना बना दिया, हम सभी को दीवाना बना दिया है। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हमारे साथ है ट्रिपलिंग सीरीज की कास्ट अमोल और मानवी। वेलकम टू ललन टॉक। थैंक यू so बहुत much. प्यारा इंट्रोडक्शन। चंदन को मिस कर रहे हैं हम चंदन को मिस कर रहे हैं, वो नहीं आ पाए हैं। अभी ऑफ कैमरा हम यही बात कर रहे थे, हो सकता है उनकी किसी किताब का वो प्रमोशन करने गए हो। सीजन 4 लिख रहे हो। हाँ क्या शायद होगा? सीजन 4 की तैयारी इतने चल रही प्रेशर है। में आ गए हो सीजन 3 के सक्सेस के बाद। तो बहुत बहुत बधाई पहले ट्रिपलिंग के लिए। बहुत देखा जा रहा है, मैंने खुद देखी, मैंने रिव्यू भी किया था, आप सबको मैंने टैग भी किया था। प्रमोशन चलता है। हाँ अच्छा प्यारा रिव्यू था वो तो। ओह नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता किस रिव्यू की बात हो रही है। ललन टॉप। हाँ मैं आपको अरे तुम इतने सारे पढ़ते हो ना रिव्यूज भी, भूल जाते हो। अच्छा मेरा सारे अच्छे सबसे reviews। सबसे पहला सवाल ये है कि तीनों सीजन में आप लोगों का सबसे क्रेजी वाला सीन कौन सा था, जो आपको लगता है ये सबसे क्रेजी था? क्योंकि मेरा जो सबसे क्रेजी सीन था वो फर्स्ट सीजन का था, जिसमें एक शोक सभा चल रही होती है और एक ऐसे चितवन साहब उसमें से गाना बजा देते हैं जिसमें माँ की गाली बज रही शोक सभा नहीं होता वो। बेबी शावर। बेबी शावर। शोक सभा इन अ वे शोक सभा ही था, क्योंकि बच्चा एक्चुअली था नहीं। हाँ। पर या तो वो बहुत क्रेजी Advance सीन में था। हो। ऐसा कोई सीन तीनों सीजन्स में से कोई भी जो आप लोगों को लगता हो कि बॉस ये क्या कर दिया, लेकिन वही उस सीन की यूएसपी भी थी, जो आपने वो गाना बजाया, उसी सीन को वो लोग देखने आ रहे थे कि क्या यार कौन ये गाना बजा रहा है, ऐसी सिचुएशन थी। ये वो सीन तो है जरूर क्रेजी। बट इन अ डिफरेंट वे क्रेजी। पर जो सीजन 3 में हमारा वो तीनों का बारिश वाला जो सीन है, वो जब क्योंकि वो पहले जब लिखा गया था दैट वाज सपोज्ड टू बी इंडोर्स, और वो इन तीनों का जो बचपन का कमरा था जिसमें ये बड़े हुए, उसका उसमें था वो लिखा हुआ। और फिर जब नीरज का आइडिया था कि उसको हम बारिश में शूट करेंगे, बाहर शूट करेंगे, एंड शुरू में माय रिएक्शन वाज कि अरे बारिश में क्यों करना है, क्यों इतना झंझट डालना है अननेसेसरीली, क्योंकि ठंड भी थी वहां पे, हमको था हमें मराओगे उसमें इन दैट ठंड। फिर वो प्रोडक्शन हैसल भी है, क्योंकि आपको हर बार गीले हो गए, आपको जाना है, चेंज करना है, आपको कपड़े अलग रेडी रखने हैं, अनदर सेट, ये वो, फिर बाल सुखाओ, आप टेक्स नहीं कर सकते, उसमें आवाज नहीं आ रही है एक दूसरे की। सो बहुत इश्यूज थे। तो आई वाज लाइक व्हाई, एंड नीरज वाज वेरी श्योर। नीरज वाज लाइक ट्रस्ट मी, बहुत मुझे पता है वो आएगी, मतलब आई एम डूइंग इट फॉर द फील, फॉर द फील, फॉर द फील। एंड बॉय डज दैट सीन हैव फील। मतलब आई थिंक वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट लाइट सीन रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल। मतलब लोगों ने वीडियोज बनाए हैं। एक लड़की ने मुझे मैसेज भेजा था यार वीडियो कॉल करके, और रोते हुए वो मतलब नॉट वीडियो कॉल बट ऐसे एक वीडियो टेप करके, और वो रो रही थी उसमें यार, आई जस्ट फिनिश्ड वॉच द शो, एंड मतलब एक्चुअल प्रॉपर क्राइंग एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक तो हाँ, तो ऐसा वो इन दैट वे वाइल शूटिंग लग रहा था मुझे कि क्या बहुत क्रेजी हो रहा है, बट व्हेन वी डिड इट, इट वाज आई थिंक वर्थ। वो उसमें जब मतलब बहुत लोगों ने पूछा कि ये इमोशंस आप कहाँ से लाए, इतने सारे इमोशंस चितवन, और लाइक यार पहाड़ की ठंड में बैठ के जब ठंडा पानी आपके अंदर कहीं चला जाता है ना, सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। एंड फॉर मी इट वाज क्रेजी, बिकॉज मेरे को तो इनसे ज्यादा बैठना था। मैं तो पहले बैठा हूँ, फिर ये लोग आते छाता लेके, इनके छाते तो बहुत बाद में जाके गिरते हैं, तो बहुत बार तक तो हमने वहीं तक ही शूट किया, क्योंकि ये लोग गीले हो जाएंगे तो फिर हम वो शूट नहीं कर पाएंगे वापस से। तो हर बार मैं बारिश में हूँ और ये लोग छाते वाला, तो बाद में हम एक्चुअल बारिश तक आए, तब तक मेरी तो आत्मा गीली हो चुकी थी। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है सिर्फ। एंड आई थिंक इसीलिए आप अच्छी एक्टिंग कर जाते हो कि जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि अगर इस टेक में वापस से करना पड़ा तो वापस से बारिश में बैठना होगा। सो इन दैट बट इट्स ऑलमोस्ट वेरी सरियल, बिकॉज आप बॉडी माइंड आपका कहीं छूट चुका है, जस्ट वांट टू यू आर इन दैट मोमेंट लिटरली, एंड या एंड देन इट you hope it works, and then when it works, when people like it, when people give it good reviews, फिर आपको लगता है कि it was worth it। जो रात में मैं चड्डियाँ गीली हो गई थी मेरी, it was worth it।
उसमें वो बहुत इमोशनल था जब आप दोनों को ऐसे खींच लेते हैं और बोलते हैं प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़ मत जाओ। वो सीन में मैं भी रोई थी। तो वो बहुत इमोशनल सीन था। आजकल ना छोटी छोटी बजट की सीरीज को, जैसे ट्रिपलिंग हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ट्रिपलिंग की बात ले लीजिए आप, पंचायत आई थी अभी, उसको ले लीजिए आप। फिल्मों से हटके अब लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं। क्या लगता है इसका क्या रीजन होगा? गुड, अच्छा कंटेंट आ रहा है, तो आई थिंक लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि उन्हें क्या देखना है, उन्हें क्या पसंद है। तो हाँ, बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ से यहाँ पे कोई टीवीएफ वाला होता तो वो जरूर कहता कि यार छोटी बजट के तो नहीं है। हाँ, मीडियम बजट तो है मिनिमम, आई थिंक। मतलब मुझे नहीं पता बड़ा क्या बड़ा, हाँ मतलब ये वो शो नहीं है जिसमें टैंक और गोलियां चल रही हैं और वॉर शूट हो या रहा है, वीएफएक्स बहुत, उसका बजट बहुत है या कुछ। बट as far as I know, like Panchayat is a very good budget show in that sense. They've shot properly for over whatever 80 days. वो I think फर्क है कि which TVF I'm right now speaking like कि TVF की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, जबकि मैं TVF का एम्प्लॉय नहीं हूँ, कि वो जहाँ पैसा खर्च करते हैं उसका डिफरेंस है। क्या है? वो पैसा खर्च करते हैं राइटिंग में, वो पैसा खर्च करते हैं आराम से शूट करने में। तो वही शूट जो शायद कहीं और हम लोग हर जगह हर तरह का काम करते हैं, जो शायद कहीं होगा ना कि यार ये तो मैं 20 दिन में निकाल दूंगा, वो शायद 50 दिन में शूट करेंगे, क्योंकि अच्छे से करेंगे। तो आपका बजट एक्चुअली डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। और वो 20 दिन वाला वो खर्च करेगा अलग चीजों पे, वो अलग चीजों पे खर्च हो रहा है। ये ना इसको लूंगा, मैं उसको लूंगा, उसकी जिम ट्रेनर के पे पैसे दूंगा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सॉरी। तो वो वहां पे फर्क आ जाता है, जबकि पैसा शायद उतना ही हो रहा है, शायद ज्यादा भी खर्च हो रहा है, बट वो खर्च किस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंस आई हैव सीन। मैंने लिखने की कोशिश भी की, मैंने एक शो लिखा भी है टीवीएफ के साथ। मुझे पता है कि उन्होंने वहां पे कितना खून निकाल दिया था, मेरा पसीने निकाल दिए थे, 6 महीना 8 महीने तक खत्म ही नहीं हो रहा, बिकॉज इट वॉज नॉट अबाउट, एंड आई हैव डन इट अदर प्लेसेस। मैंने बाकी जगह भी लिखने का भी काम किया है पहले, जब एक्टिंग की दुकान ज्यादा नहीं चली थी, तो वहां पे टाइम होता था कि 25 को शूट करना है, जो जितनी स्क्रिप्ट बन पाएगी उतने 25 को शूट कर देंगे। पर ये ऐसा है कि महीने खिंच गए, लेकिन शूट तब चालू होगा जब सबके सब यहाँ 25 के 25 लोग हाँ बोल देंगे। तो वो एटीट्यूड का फर्क हो जाता है, और वो 6 महीने का खर्चा कोई देखता नहीं है फिर, क्योंकि 6 महीने तक राइटिंग चली है, हर किसी ने अपना अपना इनवॉइसिंग खर्चा हुआ है। तो वो फर्क है, मुझे लगता है बजट सेम ही है। अच्छा, आप लोगों ने इतना काम किया है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम किया, आपने पीके में काम किया है, आपने सरदार उधम सिंह में काम किया है। आपका भले स्क्रीन टाइम कम रहा हो, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जब आप बताते हैं अपने बारे में, अपने काम के बारे में, तो क्या उन छोटे प्रोजेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हैं, या ट्रिपलिंग आपका है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आप अपने बायो में बताते हैं कि मैंने पीके भी किया है, क्योंकि उसमें छोटा सा ही रोल था, लेकिन क्या कि ट्रिपलिंग आपको दिखाता है कि नहीं, मैंने ट्रिपलिंग किया, ये मेरा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं, पीके और बड़ी फिल्मों को, कि बस पैसे देके कर लिए, या वो बड़ा प्रोजेक्ट था आपके लिए? नहीं, मतलब जो पहली बात तो मैंने, मतलब आई हैव नेवर डन अ प्रोजेक्ट जो मुझे करने का मन ना हो। तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स हम रेट्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि वो हो चुकी है ना ये चीजें, तो देन मेरा भी एक ओपिनियन है उन प्रोजेक्ट्स को लेके कि मुझे अच्छा लगा कि नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं गॉगल त्रिपाठी फ्रॉम शुभ मंगल ज्यादा सावधान की हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, मुझे उसके मैसेज बहुत पसंद है, मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद है, मुझे उसके लिए बहुत प्यार भी मिला, तो वो भी मुझे पसंद है, यू नो। सिमिलरली एक और फिल्म है शायद जो शायद मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, जो मैंने जब देखी तो मैं उसकी शायद उतनी बात नहीं करूंगी, ऑल्दो उसका भी मैसेजिंग बहुत अच्छी थी। फिर एक और फिल्म है उजरा चमन, जिसमें मैंने अगेन वो भी मुझे लगता है इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया था करते टाइम, और उस फिल्म ने भी मुझे काफी कुछ दिया इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन एंड जस्ट लव। तो मेरे लिए ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, और या रोल कितना बड़ा छोटा था व्हाटएवर। तो उस हिसाब से तो ऑफ कोर्स ट्रिपलिंग या मेरा कोई और शो, वो तो मेरे बहुत ज्यादा करीब है, यू नो। सो देन उनको तो मैं ऑफ कोर्स आई विल प्रमोट देम, मतलब मैं नींद में भी प्रमोट करूँ, आप मुझे नींद से उठाओगे मैं बोलूंगी हाँ ट्रिपलिंग 4 more shots प्लीज, यू नो, ऐसा। तो हाँ, तो ये तो है ही मेरे शोज, ये तो मेरे अपने शोज हैं, तो आई विल स्पीक ऑफ देम फॉर श्योर। और आई थिंक यही है वो एक्चुअली फीलिंग आपकी
क्या है किस प्रोजेक्ट से, उस पर डिपेंड करता है, शायद साइज ऑफ रोल पे डिपेंड नहीं करता है। मैं हो सकता है सरदारोधम को बहुत सारे प्रोजेक्ट से ऊपर रखूं जहाँ पे मेरा बड़ा रोल रहा हो दूसरे प्रोजेक्ट्स में, या कुछ मैं कहानी का मेन किरदार रहा हूँ, या फिर कोई और चीज़ मैं नीचे रखूं जहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आया, जहाँ पे बाद में लगा कि यार ये तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एसोसिएट। मतलब ऐसा नहीं कि आप रिजेक्ट ही कर दिया कि मैंने किया ही नहीं उस चीज़ को, बट जब आपको 3 चीज़ें 4 चीज़ें चुननी है बोलने के लिए, तो आप वो फीलिंग कि भाई मेरे कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे रिप्रेजेंट करती हैं या जो मैं बताना चाहूँगा। एंड लाइक एनीथिंग इन लाइफ आपको चुनना पड़ता है अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस, और एंड देन यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किसको आप बता रहे हो। आई थिंक आपका ऑडियंस कौन है। इफ इट इज़ अ फिल्म मेकर देन यू नो किस तरह का काम आप दिखाना चाहते हो। इफ इट इज़ कॉलेज फेस्टिवल, तो हो सकता है वहाँ पे उनका रेफरेंस अलग हो, उनको कोई ऐड कुणाल और वो सब चीज़ें ज़्यादा पसंद हो, तो वहाँ पे भी आई थिंक थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, अगला सवाल अमोल आपसे, आपने रणबीर कपूर के साथ काम किया रॉकेट सिंह में, फर्स्ट टाइम एक्टिंग की थी मैंने कैमरा एक्टिंग पे। की थी। तो रणबीर कपूर को इस समय आज की जनरेशन का बहुत अच्छा एक्टर माना जाता है, लेकिन अभी उनकी बहुत कम फिल्में आ रही हैं, मतलब 2-3 साल में एक बार। क्या लगता है आपको इसके पीछे? आप इसके टच बारे में नहीं क्या सोचते हैं? हमारे ज़्यादा मुझे पता नहीं, मैं हमारा ऐसा, और मेरा पहली बार था ना, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में एटलीस्ट आउट ऑफ प्लेस था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सेट क्या होता है, कैसे चलता है। डायरेक्टर पता है आपको, कैमरा पता है, कैमरामैन पता है, बट बाकी कौन क्या होता है, किसका काम क्या, कुछ नहीं पता था मुझे। एक इंसान था जिसने मेरा ऑडिशन लिया था, उसको मैं जानता था क्योंकि उसने मेरा ऑडिशन लिया था। ही वॉज द स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, अक्षत। तो कुछ भी होता था, मुझे बाथरूम भी जाना है तो अक्षत क्या मैं जा सकता हूँ क्या, मतलब ऐसा एक ही इंसान थे, और बोला अरे क्या जाना है ना, पानी चाहिए, अरे कॉफ़ी चाहिए, जूस चाहिए, मैं वैसे रहता था। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमारी कुछ जैसा हाई फाई वाली दोस्ती हो गई हो। एंड वाज वेरी प्रोफेशनल सेट। श्रीमित अमीन एज अ डायरेक्टर इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा। मैंने दूसरे सेट्स पे देखा है, आई थिंक द ओनली 2 सेट्स वेयर देयर वाज लीस्ट कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन वाज सूर्य सरकार सेट एंड श्रीमित अमीन सेट। ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऑलरेडी पता है क्या करना है, कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ रही है कि अरे वो करो, अरे वहाँ से कैमरा लगाओ, क्योंकि सब ऐसा लग रहा है कि कैसे हुआ, कैसे पता चला सबको कि नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। तो honestly, like, it's not like we became great friends, so I know personally what is going on in his life and mine. But I guess I see many other actors, and all of us watch other people's careers and lives and choices, and you come to realize कि यार सबका अलग अलग personality है, सबका अलग अलग अंदर ही कहानी कुछ चल रहा है। मुझे तो नहीं पता what is happening in his life exactly, but I know my friends, for example, कि बाहर से क्या लगता है और अंदर से मुझे पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसको क्या काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, या उसको लग रहा है यार मैं इस तरह काम कर रहा हूँ पर मुझे वो करना है। आई बीन इन अ रूम वेयर आई सॉ 2 सीनियर एक्टर्स हु वी थिंक अरे ये तो मतलब वो है, वो बोल रहा है कि यार आई वांट टू डू द काइंड ऑफ वर्क यू डू, दूसरा बंदा बोल रहा है नो आई वांट टू डू द काइंड ऑफ वर्क यू डू। तो अब एवरीबडी इज लुकिंग फॉर समथिंग, जो मिल जाता है वो तो मिल जाता है, फिर कुछ और चाहिए होता है। अब आई डोंट नो, लाइक मुझे पता भी नहीं कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि नहीं दिया है। आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी हर नाम से, वो अभी भी वायरल हो जाती है कभी कभी फेसबुक पे। मैं उसे 100 बार देख चुकी हूँ, ठीक है। वो उसमें जो फ्रस्ट्रेशन है वो लड़की की, मैं बस ये जानना चाहती हूँ वो फ्रस्ट्रेशन कैसे आई आपके अंदर जब आप बॉस पे चिल्लाती है? लड़की होने से आई है वो यही मैं जानना चाहती हूँ कि क्या चल रहा था उस समय दिमाग में जब आप उसके ऊपर चिल्लाती हैं। मैं खड़ी हो जाती हूँ, ले देख। हाँ यार, ये तो मतलब आई डोंट थिंक एनी कोई भी लड़की है इन द वर्ल्ड जिसने ये ऐसा नहीं फेस किया है अलग अलग तरीकों से। तो आई थिंक ये फ्रस्ट्रेशन हर लड़की के अंदर है कि मतलब यही वाली जो कि देख लो ना यार, मतलब ले मैं बैठ गई, ताड़ लो जितना ताड़ना है, एज दे से इन दिल्ली। तो हाँ, तो ये तो हम मतलब आई थिंक सब में है। सो इट्स एंड दिस अनफॉर्चुनेटली इज एन इमोशन दैट एवरी गर्ल रिलेट्स टू। तो ये तो बहुत इजी है टू टैप इनटू, और ये तो सरफेस लेवल वाला एंगर है ना, ये तो ऐसे करोगे मुझे आ जाएगा ये तो। और एक सीन है ट्रिपलिंग के ये सीजन 3 में, आप कुमुद मिश्रा जी के पास जाते हैं, अपने पापा के पास। तलाक की बात मैंने अपने रिव्यू में भी ये मेंशन किया है, प्लग इन कर रही हूँ मैं। तो आप वहाँ उनसे तलाक की बात करने जाती हैं और वो कैमरा मूव होता है,
आप अपना स्वेटर नोच रही होती है, ठीक है, वो कैसे आया था? वो बहुत अच्छा लगता है ऑन स्क्रीन पे। मतलब जब आप नर्वस होते हैं तो कोई पैर हिलाता है, कोई नाखून खाता है, आप स्वेटर नोच रही थी, वो बताया गया था कि आपको करना है या वो इम्प्रोवाइजेशन था आपका? तो नहीं देखिए, वो था तो मेरा, बट द फैक्ट दैट वो कैप्चर हुआ कैमरे पे, वो डायरेक्टर, राइट, लाइक बिकॉज इट हैज टू बी अ कंबाइंड कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो मैं यहाँ पे कितनी भी एक्टिंग कर लूँ, अगर कैमरा इस पे ही है तो कोई फायदा नहीं है मेरी एक्टिंग का, राइट। सो बट फॉर द डायरेक्टर टू नो कि यार ये कुछ कर रही है, लेट मी ट्राई एंड कैप्चर इट। और ऑल्सो हाउ डू आई कैप्चर इट, कि मैं एक वाइड शॉट लगाता हूँ जिसमें जिसने देख लिया, लाइक या शुड इट बी अ क्लोज ऑफ द हैंड, कि ये तो देख, मतलब ऑडियंस को देखना ही पड़ेगा, एंड कितनी देर के लिए वो शॉट रखना है वो एडिटर डिसाइड करता है। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, एंड ऑफ कोर्स वो आया था इंस्टिंक्टिवली कि एक you know just she's feeling jittery, she's feeling nervous, she doesn't know कि यार, because उसको the reason why she's talking to her dad about the talaq is also because she's coming from her own issues about her marriage, और उसको लग रहा है कि यार ये क्यों आप कर रहे हो यार, of all things why are you doing this, तो वो just to show that inner turmoil, for the lack of a better word, वो उसका वो था। But I think the fact, like I just said, it was a collaborative effort for it to have reached you and for you to have noticed it. It was a blend of all these things coming together. थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सेटअप में आपको बदलाव लग रहा होगा, लाइटिंग्स बदली गई हैं। मानवी हमारे साथ थी मगर उनको कहीं जाना पड़ा तो वो चली गई हैं। वो बहुत जरूरी इवेंट था शायद उनका हमसे ज्यादा जरूरी हमसे ज्यादा जरूरी, तो वो वहाँ चली गई हैं। बट हम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, अमोल के साथ उनसे बातचीत करेंगे। तो अमोल, आपने सरदार उधम सिंह में भगत सिंह का किरदार निभाया था। बहुत पावरफुल रोल था वो, और वो ऐसा रोल था कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो आज के ट्रोलर्स लाइन लगा देते ट्वीट्स की, लेकिन आपने उस रोल को बहुत अच्छे से निभाया। क्या ब्रीफ था आपको, आपने कैसे किया, किससे इंस्पिरेशन लिया? बहुत डीप जवाब नहीं है इस सवाल के। ये बात तो है कि मैं भी थोड़ा सा, ये थॉट था मेरे दिमाग में, मैंने ज़्यादा बोला नहीं था किसी को, बट वर्स्ट थॉट्स आपके भी होते हैं कि यार ये ऐसा नहीं है कि एक फिल्म के अंदर एक किरदार है, दिस इज नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर इन दैट सेंस, इट इज बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन, और वो रियल पर्सन जिसकी छाप लोगों के दिमाग में बहुत स्ट्रांग है और बहुत शार्प है और बहुत सेट भी है कि ये भगत सिंह है। और ये भी पता था कि जो शायद ये फिल्म कोशिश कर रही है इन इट्स ओन सटल वेज, और जो शायद इस कैरेक्टर के थ्रू द फिल्म मेकर इज ट्राइंग टू से एंड डू, वो थोड़ा सा अलग है फ्रॉम व्हाट पीपल्स इमेजेस ऑफ भगत सिंह एंड दीज पीपल। तो वो, although I agree with that image, I agree with that vision of the film and the filmmaker कि हाँ यार ये भी तो इंसान है, you know, sometimes we don't see the people behind the ideas। हम उनके एक दो आइडियाज लेते हैं और उस आइडियाज के भी डेप्थ में नहीं जाते, वो एक वन लाइनर ले लेते हैं और वन लाइनर को दीवार पर लिख देते हैं और उनकी फ़ोटो छापते हैं और उसका पोस्टर बनाते हैं और रोज़ सुबह उनको सल्यूट करते हैं और भूल जाते हैं कि यार वो भी इंसान है। एंड उन्होंने जो भी किया वो इसलिए नहीं किया कि एक दिन आप उनको अपने दीवार पे लगाओ और सलाम करो। उनके रीजंस क्या थे, उनकी मोटिवेशंस क्या थे, उनकी पर्सनालिटीज़ क्या थी, उनकी एंजाइटीज़ क्या थी, उनकी क्वर्क्स क्या थे, उनके शौक क्या थे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं छूट जाती है स्लोगन्स के बीच में। जिसमें मुझे याद है, मैं शूट करके वापस आया, मैं किसी और सेट पे गया तो उनको पता था कि मैं शूट करके आया हूँ, तो मैं घुसा और 3-4 लोग इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैंने कहा यार एक इंटरेस्टिंग बात बताओ कि मैं जो शूट करके आया ना, मैंने एक बार भी नहीं बोला है उस फिल्म के अंदर। चलो बोला था कि मतलब ऐसा कैसे कि भगत सिंह करके आए और आपने इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोला? तो नहीं बोला, मतलब एटलीस्ट दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ भगत सिंह दैट द फिल्म गोज इनटू। उन्होंने बोला होगा लाइफ में कभी ना कभी, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग ही सेड और डिड, और दैट्स नॉट द ओनली थिंग ही स्टूड फॉर। तो वो विजन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उसमें, और वो नुएंस्ड विजन है, और नुएंस ही है जिसपे ट्रोलिंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि नुएंस लोगों को समझ में आता नहीं है। बट थैंकफुली वो इतना
सटल और नुआंस तरीके से एग्जीक्यूट हो गया कि जिसको शायद जिस चीज को वो क्रिटिसाइज कर रही थी चीजें उनको भी समझ नहीं आया कि कहना क्या चाह रही है फिल्म, वो ऊपर से निकल गए. टू बी एबल टू क्रिटिसाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दैट थिंग हैज क्वेश्चनड योर बिलीव्स. तो वो आई थिंक वो इतना स्मार्टली किया गया कि वो नहीं पकड़ में आया और वो नहीं समझ में आया लोगों को कि क्या कह गए ये फिल्म के थ्रू या इस सीक्वेंस के थ्रू दैट भगत सिंह इज अ सीक्वेंस इन द फिल्म. ही इज एन आइडिया इन द फिल्म ऑल्सो. इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ घोस्ट दैट हॉन्ट्स द स्टोरी ऑफ सरदार उधम. यू नो, यू कुड easily structure this film as कि भाई एक आदमी है और उसका कोई दोस्त या भाई या रिश्तेदार था और उसके सपने को पूरा करने के लिए that's the structure of this narrative. तो वो ये ऐसे निकल के आएगा मुझे ही पता नहीं था. जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे लगा कि दिस इज अ चंक इन द फिल्म, दिस इज अ फ्लैशबैक. probably that was how it was written कि वो एक पॉइंट पे विकी से पूछेंगे कि तुम भगत सिंह को जानते थे और वो बोलेगा मैं नहीं, हाँ नहीं, और कट टू हम दिखाएंगे कि वो जानते थे और क्या उनका रिश्ता था. बट आई थिंक एज द एडिट इवॉल्व्ड, मैं भी जब डब पे गया तो एक अलग स्ट्रक्चर था फिल्म का. फिर जब मैंने फाइनल फिल्म देखी तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर था. इट वाज अ वेरी क्रिएटिवली फ्लूइड प्रोसेस आई फिगर्ड. एंड शूरी सर भी वैसे ही हैं. तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं समझ रहा था कि वो क्या चाहते हैं, उनकी विजन क्या है, बट मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे बांधा जा रहा है कि यार ऐसे करो वैसे करो. In fact, his briefs were very simple. They were not even like revolutionary freedom fighter briefs. Briefs were, yeah, these are boys, these are college boys. Behave like a college boy. These are well-read college boys. He specifically is very well-read. उसने इतनी किताबें पढ़ी हैं जितनी ये सबने मिलके भी नहीं पढ़ी. Which is the reason why you see फिल्म में भी दिखाया है कि 50 साल 60 साल की उम्र के लोग भी हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि भगत सिंह क्या बोल रहा है. भगत सिंह 21 साल का है. 21 क्या होता है यार, क्या होता है 21 में, क्या कितना सोचते थे हम लोग और कितनी किताबें पढ़ी थी और दुनिया के बारे में कितनी जानकारी थी हमें. तो मेरे लिए भी वो बहुत बड़ा सडन रियलाइजेशन कि हाँ यार 21 साल क्या होता है. वो आई थिंक दैट इज द स्पिरिट दैट शूरी सर वांटेड टू कैप्चर, दैट दे आर बिफोर एनीथिंग एल्स दे आर बॉयज, दे आर यंग बॉयज. हाँ वो बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ उनके आइडियाज अपने से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, दुनिया से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बट दे आर बॉयज. देयर स्पिरिट इज ऑफ यंग बॉयज. अगर वही 10 साल 12 साल 15 साल 40-50 की एज तक हो सकता है थोड़ा सिनिसिज्म आ जाता उनमें भी, बट एट दैट टाइम दे वर रियली आइडियलिस्ट्स. द काइंड ऑफ आइडियाज दे हैड वो रेवोल्यूशनरी, दे स्टिल आर रेवोल्यूशनरी. इवन 100 साल बाद भी अगर मैं भी पढ़ता हूँ, मैंने जब पढ़ी 2-3 किताबें तो मुझे लगा अरे यार ये तो आज भी बोलेगा आदमी, तो बोलेगा यार ये तो बहुत आगे की सोच रहा है. तो इट वॉज आई ओपनिंग फॉर मी. तो मेरे को बस था कि यार जस्ट स्टे ट्रू टू दिस स्पिरिट ऑफ व्हाट आई एम रीडिंग, व्हाट द विजन ऑफ द फिल्म इज, हाउ द फिल्म कम्स अबाउट इन इट्स एंटायरिटी, और उनको ह्यूमनाइज करना है. मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की भाषण करने की. एंड दिस वाज द एग्जैक्ट ब्रीफ. यार भूल जाओ, फ्रीडम फाइटर निकाल दे अपने दिमाग में से, बिकॉज हमने देखी है फिल्में. तो मतलब वो फिल्में तो निकाल दे, वो भूल जा कि इस फिल्म में तू ऐसे ऐसे करेगा, या वो भूल जा कि तू जब फांसी पे चढ़ने जा रहा होगा तो गाना गा के जाएगा. वैसा नहीं होगा. जस्ट forget the images that you have seen, just listen to me, read whatever you want to read and form a person. जैसे कि कोई और फिल्म बनी ही ना हो, ये हम पहली बार भगत सिंह बना रहे हो ऐसा सोच के चलते हैं. And that I think was the best brief, because what happens otherwise is that you try to emulate other people's interpretations. और हर आदमी अलग तरह से इंटरप्रेट करे, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट ही हैं. किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में वो कैसे बोलते थे, कैसे बात करते थे, क्या लहजा था, क्या बॉडी लैंग्वेज था, किसी को नहीं पता है. वर्ड्स हैं किताबों में लिखे हुए, उनके लिखे हुए, उनके बारे में लिखे हुए, और उसमें से आप कुछ इमेज बनाते हैं. तो थैंकफुली वी ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंट इमेज, फ्रेश इमेज, इमेज दैट फील्स ट्रू टू अस एज थिंकर्स, एज आर्टिस्ट. कि यार ये मुझे सही लग रहा है. जब मैं एक लेटर पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 21 साल के लड़के ने लिखा है, जब उसने बोलता होगा तो वो कैसे बोलता होगा, क्या वो भाषण देके बोलता होगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर 21 साल का लड़का भाषण देने लगेगा तो कोई सुनेगा ही नहीं.
यही होता है ना लाइफ में, जैसे ही कोई भाषण नहीं लगता दोस्तों को अरे क्या है ज्ञान दे रहा है, तो इट हैज टू बी, ही हैज टू बी सो चार्मिंग एंड सो एफर्टलेस कि उससे 10 साल छोटे बच्चे भी उसकी बात सुन रहे हैं कि हाँ भगत भैया, और 40 साल 50 साल ऊपर के लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि हाँ भगत क्या कहना चाहता है, चलो भगत की सुनते हैं। तो वो यू हैव टू बी रियली, I mean, you have to be Shah Rukh Khan, for example. You have to be so charming and so intelligent and so sharp that you can just like charm your way through people's minds. कि आप बड़े-बड़े ideas भी प्यार से लोगों के अंदर डाल दो। अच्छा, जब फिल्म शूट हो गई होगी, बन गई होगी, फिर उसकी स्क्रीनिंग हुई होगी, है ना, आपने भी देखी होगी। फिल्म का लास्ट सीन बहुत इमोशनल है, वो वन टेक सीन है आई गेस, विकी कौशल का। आपने देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो देख के। आपने देखी, आपको कैसी लगी विकी की? जलियांवाला बाग हाँ, सीक्वेंस। जलियांवाला बाग, क्या था रिएक्शन? मैं रोया 2-3 बार तो रोया मैं, क्योंकि मुझे भी मैंने जब फिल्म देखी तो मेरे लिए भी ऑनेस्टली एज एन ऑडियंस ही मैं देख रहा था, क्योंकि जो मैंने शूट किया था वो सिर्फ मेरा पार्ट शूट किया था, बाकी पूरी फिल्म उससे पहले शूट हो चुकी थी। तो मैंने सुना था हाँ जलियांवाला बाग का एक सीक्वेंस है, हाँ ये है, हाँ वो है, बट विजुअल रेफरेंसेस नहीं थे मेरे पास, और जो मैंने इमेजिन किया था वो इतना अच्छा था ही नहीं जो मैंने फाइनली फिल्म में देखा। क्राफ्ट वाइज जिस तरह से फिल्म शूट हुई है, जिस तरह का म्यूज़िक यूज़ हुआ है, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, पूरा एक जो क्राफ्ट है, तो ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो मैं कोई इंटरनेशनल फिल्म देख रहा हूँ, या मैं मतलब और फिल्म दैट हैज़ नो बॉर्डर्स काइंड ऑफ फिल्म देख रहा हूँ मैं। एंड देन दैट लास्ट पार्ट, एंड इट वाज रिलेंटलेस इफ टू lack of a better word, and that I thought was the point of it, क्योंकि again it was kind of a retelling of the same thing। ऐसा नहीं कि हमने जलियांवाला बाग देखा नहीं है, पढ़ा नहीं, सबको पता है, but again बहुत बार क्या होता है कि what you have seen or what we have shown is कि हाँ वो आए, गोलियां चली, so many people sacrificed their lives that day, but वहाँ खत्म हो जाता है, फिर then we move on to the next scene। But even in this case, again what the film tries to do, what Shujit sir tries to do, I don't know, I can't speak for him, is to get into the humanity of it, कि इंसान को क्या, उसकी शाम को क्या हुआ, उस दिन रात को क्या हुआ, उसकी अगली सुबह को क्या हुआ, how did it affect people mentally, psychologically, emotionally, and that is I think what that sequence tries to do। कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो 2-3 जगह मैं रोया, फिर एक पॉइंट में आंसू खत्म हो गए, बट सीन खत्म नहीं हुआ, एंड देन यू रियलाइज, फॉर मी दैट वाज द मैसेज ऑफ दैट सीन, दैट trauma goes on, stays on, and many of these young revolutionaries were inspired by that event। भगत सिंह का भी लेजेंड है, वो पता नहीं कितना सच है कि झूठ है, कि वो भी वहाँ गए और वो मिट्टी उन्होंने रखी, ऐसा एक कहा जाता है। तो एंड ही वाज वेरी यंग, ही वाज अ चाइल्ड अप दैट टाइम, 6-7 साल छोटे थे उधम से। तो उधम अगर 19-20 का है उस टाइम में, तो 13-14। तो दैट वाज अ बिग इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री, इन फ्रीडम फाइट हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड या and I think what it's trying to say, I think at least for me as an audience it was successful। It took me out of my comfort zone, and it showed me the enormity of the pain and the trauma that people must have suffered at that time। विकी कौशल की एक्टिंग को अगर ध्यान में रखें तो आप उनका ग्रोथ आने वाले सालों में, 10 सालों में कितना देखते हैं वो एक्टिंग? इसी सीन की ही बात को लेके मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि आपको क्या लगता है उनका ग्रोथ कितना होगा उनकी एक्टिंग से? मैं विश करूँगा कि बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ ग्रेट एक्टर, एंड आई थिंक द काइंड ऑफ curiosity I see in him, the kind of honesty I see in him as an actor, as a co-actor, I think that is a sign of somebody wanting to be better, and if that hunger stays on, that I think he'll clearly be hitting a lot of milestones, and I hope he does. I wish he does. He's a great guy। अच्छा, ट्रिपलिंग में आपके इतने इमोशनल सीन्स हैं, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, आप इम्प्रोवाइज करते हैं सीन्स में? हो जाता है तो कर लेता हूँ, वैसे मैं
सोचता नहीं हूँ कि मैं करूँगा, बट इफ इन द मोमेंट समथिंग happens, I let it happen. But thanks to, I think, a lot of theater practice in life, इतना आप सीख गए हो कि अगर आप करते हो तो ऐसा नहीं करते हो कि जो हो रहा है उसकी जो एंटायरिटी है उसको नहीं हिलाते हो आप. तो इतनी प्रैक्टिस है, क्योंकि जब आप लाइव स्टेज पे शो करते हो तो आप हिला नहीं सकते ज़्यादा. तब भी होती है इम्प्रोवाइजेशन, कई बार मोमेंट में कुछ हो जाता है, बट यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ इनफ कि उससे ऐसे नहीं कि सामने वाला हिल जाए सडनली, कि आपने तो कुछ और ही कर दिया और लाइव चलते प्ले में दूसरा आदमी सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं भाई. तो इतना आई थिंक इतना आप सबकॉन्शियसली ट्रेन हो जाते हो अपने आप कि जो भी होगा, जो भी मैं करूंगा वो दूसरे को नहीं हिलाएगा कभी, या सीन के रिदम को नहीं हिलाएगा, या वो दूसरे को फोर्स नहीं करेगा कुछ नया करने के लिए. सो द अदर पर्सन कैन स्टिल गो ऑन इन देयर रिदम. तो इतना ही मोस्टली मैं करता हूँ. या फिर अगर मेरे दिमाग में कुछ थॉट आता है तो ऑफ कोर्स आप डिस्कस कर लेते हो, या वहाँ तो राइटर ही है अपने साथ, बाबा मैं ऐसा सोच रहा था, यहाँ पे ऐसा बोला, हाँ बोला बोला. सेट पे भी आप बाबा ही बुलाते हैं? बाबा हमारा आई थिंक वो पहले बाबा तो है हमारा पहले से, सब वो ऐसा प्यार से एक दूसरे को बाबा चलता है. इसके पास थोड़ा ज्यादा हो गया, बट आई थिंक बाबा तो पहले से था. बिकॉज एक आई थिंक बॉम्बे में भी है हल्का सा बाबा. इलाहाबाद में बहुत है, अच्छा. यही मैं बताने जा रही थी. बट फॉर लाइक एल्डर ब्रदर्स. हाँ, मतलब दोस्तों को भी हम कहते हैं आओ बाबा चाय पीते हैं. हाँ वैसा वाला है बाबा. बॉम्बे में थोड़ा बाबा बाबा हो जाता है वो, बट इट इज देयर. आई थिंक वो प्यार से भी किसी को बुलाना है या वैसा है तो बाबा बोलते हैं लोग. आई थिंक वो तो संजू बाबा और वहाँ से ही चला आ रहा है. बट देयर इज इट इज अ टर्म ऑफ एंडेयरमेंट आई थिंक दैट वी हैव यूज्ड इन लाइफ. और अब आफ्टर ट्रिपलिंग तो सब बाबा हो गए. बाबा बाबा कैसे हो बाबा, बाबा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बाबा, सब बाबा है दूसरे के लिए. तो अब लास्ट सवाल ये बता दीजिए कि इसका चौथा सीजन कब आ रहा है? बाबा ये बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि चौथा सीजन कब आ रहा है, अभी क्या बोलना है इन लोगों को. आई थिंक सुमित होते तो ही वुड बी द राइट पर्सन, बट ही वुड गिव द सेम आंसर कि पता नहीं. चांस है? बिल्कुल चांस है. चांस आई थिंक वी ऑल ऑफ अस वांट टू डू इट, दैट इज द फर्स्ट थिंग. अगर लोगों की इच्छाएं खत्म हो जाएं तो फिर मुश्किल है सबको वापस से इकट्ठा करना. बट आई थिंक एवरी टाइम वी डू इट, और जब किया होता है ना जस्ट फ्रेश तो बड़ा मन कर रहा होता है कि हाँ यार एक और कर डालते हैं. बट और चीज़ें भी करनी है लाइफ में, और कर रहे हैं लोग. और इस शो का आई थिंक एक ये भी शायद यूएसपी रहा है कि सीजन इसलिए नहीं बनाया गया कि यार बनाना है चलो जल्दी से बना देते हैं. एंड आई हैव सीन दैट प्रोसेस. व्हाट विल हैपन नाउ, गिवन जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी हम कभी मिलेंगे फिर सोचेंगे क्या होना चाहिए सीजन 4 में, क्या मैं सोच रहा था ऐसा कुछ करेंगे. फिर उसके 2-3 महीने बाद कहीं हम टकराएंगे किसी पार्टी में और बाबा बोलेंगे बाबा मुझे ना एक आइडिया है, अपन ना सीजन 4 में ऐसा कुछ करेंगे. एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन फॉर अ ईयर 2 years. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट. तो एक चीज़ पकती है 6 महीना 1 साल तक, आइडियाज कहीं फ्लोट होते हैं. किसी दिन कोई एक आदमी बोलता है यही है, यही करना है, चलो शुरू करते हैं सीरियसली. एंड उसके बाद भी ऑफ कोर्स टाइम लगता है टू राइट इट एंड देन गेट एवरीबॉडी टुगेदर. अभी सबको साथ में लाना बहुत मुश्किल हो गया, सब बहुत बिजी हो गए हैं. सबके डेट्स एडवांस में बुक कर दिए जाते हैं. तो बट होगा. एंड आई बिकॉज आई कैन सी दैट विलिंगनेस, आई कैन सी दैट इंटेंट, and I think all of us like doing this show. All of us who enjoy shooting for Tripling, we enjoy spending time with each other, we enjoy hanging out with each other, and this is also a reason to hang out. Like I was telling you पहले कि कई बार होता है कि बाबा बहुत दिनों से मिले नहीं है यार, एक सीजन ही कर लेते हैं. तो उस बहाने एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली आउटिंग, कैच अप हो जाता है 2-3 साल में एक बार. नाइस. तो ये फैमिली आउटिंग आप जल्दी करिए. और सुमित होते और सुमित अगर देखें तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चौथा सीजन ले आइए, हमारे जैसे फैंस बहुत चाहते हैं. तो ऑन दैट नोट ये इंटरव्यू में यहीं खत्म करेंगे. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. जुड़े रहिए हमसे. शुक्रिया.